कि 12 सालों में वो इस मुकाम तक पहुंच पाया और आज हम उसकी 12वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके लिए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने ये आयोजन का प्रस्ताव रखा। और मनीष जी में अचानक से रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आई है। तकनीकी सुविधाओं के बढ़ते, ई मीडिया के बढ़ते, व्हाट्सएप बढ़ते, फेसबुक और कई माध्यमों के बढ़ते, समाचार के माध्यमों में बहुत तेजी आई है। लेकिन इस तेजी के साथ साथ कहीं ना कहीं खबरों ने और पत्रकारिता ने अपनी विश्वसनीयता को दांव पे रखा है। वो दांव पे आने का वजह थी, जहां तक मैं समझता हूं, मेरा जितना अनुभव, छोटा सा अनुभव, उसके हिसाब से मैं जानता हूं, अध्ययनशीलता की कमी। जिस समस्या को, जिस पत्रकारिता जगत के, हम पतन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक गिरावट आई है क्वालिटी में, चाहे वो अखबारों की हो, ई मीडिया की हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, वाक शैली में हो, जो हमने अपने वरिष्ठों से पाया, देखा, उनकी भाषा शैली में अभी भी कुछ अखबारों में मेरे को देखने को मिलता है। रामावतार भैया यहाँ बैठे हैं, कई वरिष्ठगण यहाँ बैठे हैं, कभी कभार भैया शंकर पांडे जी के लेख पढ़ने को मिलते हैं। वो शैली अब कॉमन बंद होती जा रही है। कारण है केवल अध्ययनशीलता की कमी। और इस अध्ययनशीलता के प्रति अरुचि में जो यूथ का रुचि कम होती दिख रही है, वही हमारी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं एक गिरावट, एक विश्वसनीयता में गिरावट और एक भाषा शैली में गिरावट का मुख्य कारण कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। आज का जो सब्जेक्ट मनीष जी ने चुना, हम सब ने बैठ के डिसाइड किया, वर्तमान परिदृश्य में संसदीय पत्रकारिता। पत्रकारिता के कई आयाम हैं, कई पहलू हैं, कई घटक हैं। हर पहलू में मेरे वरिष्ठों ने, मेरे साथियों ने काम किया है। लेकिन संसदीय पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिसमें एकजुटता, अनुशासन और सबसे प्राथमिक रूप से अध्ययनशीलता ये जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि विधानसभा की पत्रकार दीर्घा का प्रवेश पत्र आपको मिल पाता है या नहीं, आप वहां प्रवेश कर पाते हैं या नहीं। संसदीय पत्रकारिता के कितने आयामों को आप समझते हैं, उसकी कितनी मर्यादाओं को आप जानते हैं, और अपनी लेखनी या समाचार पत्र या टीवी चैनलों में प्रसारित करने पे उसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो उसकी लिमिटेशंस है, उसको कितना जान के दर्शकों तक उसको पहुंचा पाते हैं। इस बात की कमी ना कहीं इस फील्ड में भी इन सब कारणों से देखी जा रही है। और इसी कारण आज ये विषय हम सब ने यहाँ निर्धारित किया। हालांकि इस विषय पर जिनको सुनना है वो ई मीडिया से ही सुन पाएंगे, उपस्थिति देखते हुए लगता है, पर मैं चाहता हूं कि हमारे सारे वरिष्ठों का ये ज्ञान इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, युवा पत्रकारों तक पहुंचे, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, और इस सब्जेक्ट के बारे में चिंता हम इस बारे में प्रस्तुत कर सकें। मैं सभी का हृदय से आभार करता हूं जो यहाँ अभी उपस्थित हुए, और सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मनीष जी, आगे आपके लिए। थैंक यू। मनीष जी, आपसे भी निवेदन है, अभय किशोर जी का स्वागत करें। मनीष जी से चाहूंगा कि वे कार्यक्रम के को आगे बढ़ाएं। आप सबके सामने कुछ कहना यानी सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, लेकिन कि लौ की कोई कीमत नहीं होती, मगर जहां अंधकार होता है वहां पर उस दीपक सब विषय जो हमने चुना आज, संसदीय पत्रकारिता, और उसके लिए हम सभी ने मिलकर के प्रयास किया कि हम अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर सकें, और हमारे बीच में जो हमारे सामने पत्रकारिता की चलती फिरती यूनिवर्सिटियां हैं, उनके अंदर जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान रूपी जो मोती उनके अंदर है, उन मोती को यहाँ बिखेरें, और हम सभी हंस के रूप में या कौवे के रूप में, जैसा भी आप समझें, उन मोतियों को ग्रहण कर सके और उसका उपयोग अपने जीवन में कर सके। ये एक सार्थक प्रयास करने का हमने निर्णय लिया था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामने बैठे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उन सबका ज्ञान हम सबसे बहुत ज्यादा है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आर के गांधी जी हैं, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है, संसदीय पत्रकारिता का भी उनका अनुभव रहा है, और बहुत सीमित संसाधन में बेहतर प्रमाण
रिजल्ट हम कैसे दे सकते हैं, इस बात की बानगी यदि किसी को देखना है तो वो आज के गांधी जी में हमें नजर आती है। बहुत सीमित संसाधनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप देखेंगे। साधना न्यूज को लंबे समय से वो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार उन्होंने उसमें परिवर्तन किया। और मैं अपने बारे में भी बताऊं तो मैं यदि किसी चैनलों में जा रहा हूं और बैठ रहा हूं तो वो गांधी जी का ही मार्गदर्शन रहा, उन्हीं का अनुग्रह रहा कि मैं आऊं और चैनल में बैठूं और करूं। तो उनका ये अनुग्रह था और उनके अनुग्रह से ही मैं उस लाइन पे गया और लगातार आज बहुत सारे चैनलों में बहुत सारे मेरे भाई लोग मुझे यहाँ बुलाते हैं, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे बीच में जितने सभी लोग आए हैं, बाबूलाल शर्मा जी, इनका भी संसदीय पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है। हम उनके भी ज्ञान के मोती यहाँ से ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे तो साथ ऐसा है कि मेरे तो खून में पत्रकारिता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने 60 साल सक्रिय पत्रकारिता करी है। और पत्रकारिता का जो एक कथक होता है ना, मुझे घर से ही सीखने को मिला। मैं एक छोटी सी घटना यहाँ, हालांकि मुझे लंबा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर छोटा सा मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ। मुझे कभी कभी लगता था कि मेरे पिताजी ने इतने लंबे समय तक पत्रकारिता करी, क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं, हम जहां थे आज भी वही खड़े हैं। लेकिन एक बार मैं उनके साथ मंत्रालय गया था और मंत्रालय में चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिलने के लिए वो गए और उनकी एक मीटिंग चल रही थी। वहां पर उन्होंने निवेदन किया, जो उनके ओएसडी थे, कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला साहब मीटिंग चल रही है, अभी संभव नहीं है। तो उन्होंने जाकर के उनको बोला तुम एक काम करो, ये कार्ड मेरा उनको कर दे दो। तो वो बड़ी मुश्किल से माना और वो कार्ड उन तक पहुंचा। जैसे ही उनके पास कार्ड पहुंचा, उन्होंने मीटिंग छोड़ करके उनको अंदर बुलाया और मीटिंग के बीच से उन्होंने हमको ले जाकर के अलग से बैठाया। हमारे साथ कम से कम 20 मिनट तक लगातार चर्चा की। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में ये जो सम्मान है, ये जो स्थान है, ये बहुत गिरजे लोगों को नसीब होता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ और वो उनके नहीं चाहते हुए मैं इस लाइन में आज हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा गांधी जी से कि आए और आज के हमारा जो विषय है उस विषय पर प्रस्तावना रखें। श्री आर के गांधी जी, आइए। गांधी जी के प्रस्तावना रखने से पहले, क्योंकि हमारे बीच काफी वरिष्ठ सहयोगी उपस्थित हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी मंच पे बैठने योग्य हैं, लेकिन चूंकि आप उधर बैठे तो मैं गंगेश द्विवेदी और सुखनंदन बंजारे से निवेदन करूंगा कि कृपया आप सभी वरिष्ठों का सम्मान करें। गंगेश द्विवेदी जी और सुखनंदन बंजारे। बाबूलाल शर्मा जी, श्री रामवताव तिवारी जी, थैंक यू, प्रकाश शर्मा जी, ब्रिजेश चौबे जी, अनिरुद्ध दुबे जी, पीछे उचित शर्मा जी बैठे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं कि आप संक्षिप्त नोटिस में आपने अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद और इस अवसर को देने के लिए मनीष जी को। सबसे पहले मंचस्थ अतिथि अभय किशोर जी और पूर्व प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े जी, हमारे सामने जो वरिष्ठ जन हैं और जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रस्तावना की बात है और चूंकि वर्तमान परिदृश्य में संसदीय पत्रकारिता की बात हो रही है और बहुत कुछ प्रकाश यहाँ पे नितिन जी ने रखा। नितिन जी ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि अध्ययनशीलता की, अध्ययनशीलता होते रहनी चाहिए। उसमें मैं एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, रिसर्च, शोध, उसकी बहुत कमी है। और चूंकि जब मैंने मास्कॉम किया माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से, तो उस समय वहाँ पे मिंटो हॉल में कुंजीलाल शोधपीठ, जो संसदीय पत्रकारिता का ही पाठ्यक्रम था, वहाँ पे 3 दिन का यह पाठ्यक्रम था जो हम सभी छात्रों को सिखाया गया। तो उस शोधपीठ में बहुत सारी बातें बताई गई हम लोगों को 3 दिन के उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो संसदीय पत्रकारिता का वो मेरा पहला थ्योरेटिकल नॉलेज था। फिर हम लोग मध्य प्रदेश के विधानसभा भी गए और जो वहाँ के सचिव थे, उनका ये कहना था कि आप लोग ठीक है, एक पत्रकार के नजरिए से तो सदन में आए, आप ऊपर बैठे रहेंगे,
सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप ग्रीन कारपेट पे होकर आएंगे तो उसका एक अलग महत्व रहेगा। तो उन्होंने काफी सार्वजनिक बातें उस समय उन्होंने कही, उस समय तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन 2007 में जब मैंने संसदीय पत्रकारिता शुरू की छत्तीसगढ़ के विधानसभा से, क्योंकि हैदराबाद से ट्रांसफर होकर मैं आया था रायपुर, उस समय मुझे समझ में आया कि वो बात कितनी महत्वपूर्ण थी। और वहां से जो शुरुआत हुई, और उसमें एक अहम पड़ाव जब आया, जब दिल्ली हम लोग गए, यहाँ के अधिकतर पत्रकार गए, झारखंड में पत्रकार थे, जो बीपीएसटी ट्रेनिंग था, जो ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट स्टडीज ट्रेनिंग, जो अब उसका नाम बदल दिया गया है, प्राइवेट कर दिया गया उसका नाम, और उसमें भी रिसर्च बुक को ही रखा गया है, पार्लियामेंट रिसर्च डेमोक्रेसी करके, और बीपीएसटी का नाम बदल चुका है। तो उसमें रिसर्च में बहुत सारी बातें होती है, और चूंकि यहाँ पे मूलधन लोग मौजूद हैं, वो संसदीय पत्रकारिता में बहुत सारी बातें बताएंगे। होता यह है कि जब हम लोग पत्रकारिता कर रहे होते हैं तो प्रश्नकाल बहुत मायने रखता है, प्रश्नकाल के हर एक बारीकियों को हम रखते हैं, लेकिन जब शून्यकाल आता है, शून्यकाल में जब बहुत सारे जैसे गांधी प्रतिमा के पास में धरना प्रदर्शन होता है, तो बीच में नियमावली बनी कि वहां पे कैमरा नहीं चलेगा, वहां के बाइट को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन कई पत्रकार पहुंच जाते हैं और गंगाराटे साहब काफी असमंजस स्थिति में रहते हैं, क्या किया जाए, क्योंकि पत्रकार दीर्घा समिति में मैं हूँ ये, और समिति के सामने भी असमंजस की स्थिति रहती है कि अब पास को लेकर क्या किया जाए, पास निरस्त किया जाए या नहीं किया जाए। सभी तो हमारे सहयोगी है, लेकिन आज मोबाइल का युग है, मोबाइल पे लोग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उसको दिखाना, ये कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत सारे विरोधाभास है। इन दोनों एक प्रचलन और भी है पूरे देश में, मैं जो देख रहा हूँ संसदीय पत्रकारिता में, कि अधिकतर जो विधानसभा, अलग अलग राज्यों की विधानसभा, चाहे राजस्थान हो चाहे झारखंड हो, वहाँ लाइव फेसबुक दिखाया जाता है, विधानसभा की तरफ से ही ये व्यवस्था की गई है। और चूंकि अभी यहाँ पे भारतीय समन्वय पत्रकार संघ ने मांग भी रखी है कि अब वेब वालों को भी पास दिया जाए। देखिए वहाँ पे तो करीब 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, अभी जो पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बन रही है, 100 लोगों को अभी तो 150 के आसपास पास दिया गया, करीब 58 सीट ही है। बाबू लाल भैया ने यहाँ पे दुरुस्त किया उस चीज को। ऐसे में सारे पत्रकारों को पास देना, और वेब मीडिया जब करीब 250 जनसंपर्क विभाग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 250 वो पत्रकार, बाकी मेन स्ट्रीम प्रिंट का एक अपना महत्व है, तो सभी पत्रकारों को बुलाना, पास देना, वो काफी एक असमंजस की स्थिति है। अभी हुआ ये कि जिस दिन बजट पेश हुआ था, उस दिन कोई व्यक्ति दर्शक दीर्घा का पास लेकर पहुंच गया, पत्रकार था, और वो वहां से 1-to-1 परिसर में लेना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति का पत्रकार का पास जा ही नहीं हुआ, पत्रकार दीर्घा का, और वो कवरेज कर रहा है, और लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, विधानसभा के तमाम कर्मचारी आए, उनको रोका गया, तो वो अपना दोहर दिखाने लगे कि अरे मैं तो कर सकता हूँ। जब उसमें एक्शन लिया गया तो उन्होंने अपनी गलती मानी, फिर उन्होंने माइक वापस लिया। इस तरह की एक स्थिति बनती है। तो अभी न्यू मीडिया सामने है, और वर्तमान परिस्थिति में तो मुझे यही नजर आता है कि अब जब लोकसभा की लाइव रिपोर्टिंग हो रही है, राज्यसभा की लाइव रिपोर्टिंग हो रही है, तो विधानसभाओं की लाइव रिपोर्टिंग के जरिए बहुत सारी चीजें मुकम्मल हो सकती है, क्योंकि पारदर्शिता है। और अगर चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर इस चौथे स्तंभ को मजबूत नहीं किया जाएगा तो त्रिशंकु स्थिति बनेगी, और इस त्रिशंकु स्थिति में कोई भी भवन खड़ा नहीं रह सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और इस मौके पर मुझे प्रस्तावना के लिए मनीष बोरा जी ने समय दिया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गांधी जी, आपने बहुत सार्वजनिक तरीके से अपनी बात रखी। हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो काफी लंबे समय से विधानसभा की रिपोर्टिंग कर, और अभी भी रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली जाते हैं। बाबूलाल शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभी भी वो संसदीय रिपोर्टिंग लगातार जाते हैं और वहीं से खबर भी बनाते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने जो अनुभव हैं, जो संसदीय पत्रकारिता के जो अनुभव आपसे साझा करें कि क्या किस तरह की चीजें, किस तरह की चुनौतियां और क्या चीजें हैं विधानसभा के अंदर जो हमें ख्याल रखना चाहिए। आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच बनाएं। आदरणीय अभय नारायण जी, गंगाराटे साहब, सभी मेरे मित्रगण, प्रेमीगण, भाई से नीचे नहीं, भाई से नीचे फिर मैं जो है वो बुढ़ापे में चला जाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपने आप को जवान महसूस करना चाहता हूँ, इसलिए सबको भाई मानता हूँ, चाहता हूँ सब भैया बोले। सबसे पहले मैं मनीष वोरा को बधाई दूंगा। ये पत्रकारिता में नहीं था, लेकिन इसकी खून में पत्रकारिता थी, और अनेक रास्ते ढूंढे उसने, मैं उसका गवाह हूँ। उसने अनेक रास्ते ढूंढे अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए,
लेकिन मैं अच्छी तरह से उस समय भी जानता था कि कहीं भी चला जाए, कुछ भी खोज करे, ये अंततः पत्रकार ही बनेगा। ये मेरे दिल की बात बता रहा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि उनके पिता ने 60 साल पत्रकारिता की, उनके आसपास के रहने वाले सब लोग पत्रकार थे, उनको पत्रकारिता से दोस्ती थी, पत्रकारों से दोस्ती थी, पत्रकारिता से निकाला जिस दिन, उस दिन का मैं भी गवाह हूँ, मैं भी देखा था। तो एक बार मुझे लगा कि ये इतनी जल्दी अखबार निकाल के कुछ गलती कर रहा है, क्योंकि अखबार निकालना कोई मजाक बात नहीं है। अखबार निकालना उसी तरह है मित्रों, जिस तरह अपने घर के सामने किसी चीज का मीटर होता है। जैसे ही आप अखबार निकालना शुरू करते हैं, वो मीटर चलना शुरू हो जाता है, वो रुकता नहीं, उसको हर वक्त कट 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 चलता है। और वैसा ही दिमाग में कट 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 कट, कल पैसे जमा करना है, कल वहाँ प्रिंटिंग को देना है, कल वहाँ कागज वाले को देना है, ये सब चीजें सब लोग जानते हैं, सब अनुभवी हैं। उसके बावजूद भी उस लड़के ने अपने दम पर, अपने मित्रों के दम पर, अपने पिता के दम पर अभिनव समाचार को आज तक इस स्थिति तक पहुंचाया है। मैं उसको बधाई देता हूँ, उनके मित्रों को भी बधाई देता हूँ जो उसको सहयोग किए। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसदीय पत्रकारिता लगातार की है। भाई साहब बैठे हैं मेरे, पूरा जी मेरे से थोड़े से बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, थोड़े से बड़े। मैं इसलिए उनका सम्मान बड़े के रूप में ही करता हूँ। मतलब ये भी जवान है, हाँ वो तो मेरे से ज़्यादा जवान है। उनका दिल इतना जवान है कि आप लोग समझ नहीं सकते, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से। मैं उनके साथ गया हूँ कहीं तो मैं जानता हूँ, नहीं जाता, गंगाड़ साहब जानते। मैं संसदीय पत्रकारिता के विषय पे जो आपने बात उठाई, मेरी शुरुआत जो है आप लोगों को सबसे बाद में, मेरे ख्याल से प्रकाश भाई जी पहले जाते हैं, गोपाल साहब भैया भी पहले से जाते हैं, रामदास तिवारी पहले जाते हैं, बाकी जितने भी लोग यहाँ बैठे मेरे से पहले से जाते हैं संसदीय पत्रकारिता। मेरा इंटरेस्ट जो है वो यही था। मैंने हर क्षेत्र में पत्रकारिता की, दिल्ली राजरा में, बिलाईगंज रूप में, हर क्षेत्र मैंने कवर किया। सबसे ज़्यादा मुझे जो आनंद आता था वो ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता से आता था, और मैं ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता बड़ा रस लेता था और खूब लिखा मैंने उसमें। और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि कुछ अच्छे काम भी हुए इसके लिखने के माध्यम से। दूसरा चीज जो है वो श्रमिक क्षेत्र में मेरा अनुभव बढ़ा, क्योंकि शंकर कुमार नेगी के क्षेत्र में रहता हूँ, और शंकर कुमार नेगी के क्षेत्र में पत्रकारिता करना बहुत कठिन विषय था। मैं इसको जो आप महसूस कर सकता हूँ। शंकर कुमार नेगी एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें विशालता, बहुत विशाल था। उसको जिसने किसी ने करीब से देखा वो जानता है कि कितना विशाल उसका सोच थी, उसकी क्या क्या मतलब उसके विचार थे। उसको देखता आदमी तो उसके प्रभावित होता, सिंपल रहता था। और उसके अंदर आखिर में उसके अंदर कौन सी आग है ये समझने के लिए पत्रकारिता मेरा माध्यम बनी, और मैंने उस आग को समझा, लिखा भी। और जब वो थोड़ा सा डिगा, उस अपने लाइन से डिगा, तो मैंने उसके खिलाफ भी लिखा, खिलाफ दिखा, उसकी दुश्मनी भी झेली। मैंने सारी चीज़ों का अनुभव लिया। श्रम के क्षेत्र की जो रिपोर्टिंग होती है वो मैं समझता हूँ सबसे सेंसिटिव होती है, क्योंकि गरीब के पेट पे सीधी मार पड़ती है। अगर आप लिखेंगे कहीं आपने इधर उधर लिख दिया, गरीब के पेट पे सीधी मार पड़ती है। इसलिए श्रमिक क्षेत्र का जो पत्रकारिता है वो ज़्यादा कठिन मानता है। उस दौर में प्रेम प्रकाश पांडे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बने। प्रेम प्रकाश पांडे से मेरी बहुत पुरानी मित्रता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, गंगाड़ साहब उसके गवाह हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी लिख चुका, ग्रामीण क्षेत्र में भी लिख चुका, हर क्षेत्र में मैं कर चुका, मैं संसदीय रिपोर्टिंग का अनुभव लेना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि ऐसे वो पास बनेगा नहीं, आप मेरा पास बनवा सकते हो, आप बता। उन्होंने मेरी बात सुन ली, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया। देवेंद्र वर्मा जी थे, गंगराड़े साहब भी थे, शायद हो सकता है लोगों से सलाह ली हो, जो भी किया हो, उन्होंने फिर मुझे एक पास दिया और मैं संसदीय रिपोर्टिंग सीखने के नाम पर वहाँ गया। कुछ कड़वे अनुभव भी है, उन अनुभव को नहीं सुनाता, लेकिन उसके बाद जो है मैंने संसदीय रिपोर्टिंग में जो महसूस किया वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, संसदीय रिपोर्टिंग भी एक बहुत सेंसिटिव विषय है। मैं देखता हूँ कि जितने भी रिपोर्टर्स जाते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, अपने मन की बात कह रहा हूँ। जितने भी जाते हैं तो कुछ चुटकिले शब्दों पे ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है कि ब्रिजमोहन
अग्रवाल ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वो टांट मार दिया, उन्होंने इसकी ज़्यादा रिपोर्टिंग। लेकिन जो गरीबों के पेट से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्नों का जो जवाब, महत्वपूर्ण जवाब आता है, उसको बहुत कम कवरेज मिलता है लेकिन बहुत कम कवरेज मिलता है। जबकि मैं मानता हूँ कि उसको ज़्यादा कवरेज मिलना चाहिए और बड़ा कवरेज मिलना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ शायद सीमित स्थान होने के कारण या जो भी कारण हो, तो छोटे छोटे शब्दों में जो है बहुत से लोग इतना अच्छा प्रयास भी उसमें करते हैं कि छोटे छोटे शब्दों में उसका मर्म लिख देते हैं। उसको मर्म लिखने का प्रयास है। कुछ लोग अच्छे सफलता से लिखते भी। अनिरुद्ध दुबे मेरी नज़र में है उस मामले में। वो हर मर्म को, जो उस घटना का मर्म होता है, उस प्रश्न का जवाब का मर्म होता है, वो उसको छोटे शब्दों में अच्छे से लिखता है और बड़ी गंभीरता से रिपोर्टिंग करता है। तो वहाँ की रिपोर्टिंग में गंभीरता सबसे महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य जो भी होते हैं वो प्रक्रिया और व्यवहार व्यवस्था के आधार पर होते हैं। प्रक्रिया से बाहर कुछ भी नहीं होता है। अगर परंपराएं बनती हैं तो उसका भी जानकारी हर पत्रकार को होनी चाहिए। ये परंपरा आज बनी, जिसको विलोपित नहीं किया गया, और वो परंपरा के रूप में आगे अगर आएगी तो उसको गलत नहीं समझा जाएगा। तो परंपराओं के आधार पर, प्रक्रियाओं के आधार पर जो है संसदीय प्रक्रिया चलती है। और रिपोर्टिंग में इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो हमने समझा है एक दो लोगों से बात भी कर लेनी चाहिए। मैं तो कई बार गंगड़ा साहब पास जाता था, ये जो इन्होंने ऐसा कहा है, मेरे को समझ में ये आया, आप क्या कहते हैं, तो उनसे मैं क्लियर कर लेता था। वो जरूर करना चाहिए। उसके बाद अपने अहम में रह करके अगर वहाँ की रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं कि मैं सब जानता हूँ, मेरे को सब मालूम है, जहाँ आपके मन में क्वेश्चन उठ गया कि ये जो हुआ था ये सही, ये मैं जो सोच रहा हूँ सही है या कुछ और इसका मतलब है, उसको जाके पूछा जाए। तीसरी चीज ये है, जो हल्ला गुल्ला में जो बातें दब जाती है, उसमें जो है उसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है कि आखिर वहाँ कहाँ क्या क्या बोला गया, बहुत बुरा हुआ, बहुत सारी चीज़ कुल मिलाकर जो है प्रक्रियाओं, परंपराओं और व्यवहार, उसके आधार पर संसदीय पत्रकारिता होती है। क्योंकि वहाँ एक प्रावधान भी है कि अगर आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी और विलोपित शब्दों को आपने डाल दिया तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण। किसी भी पत्रकारिता के किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसदीय रिपोर्टिंग के अंदर कार्रवाई का प्रावधान है। अगर आपने बहुत ज्यादा अति कर दी तो आपका पास निरस्त कर दिया जाएगा, आपको बैठा के रखा भी जा सकता है 24 घंटे, आपने गलत किया है। और अपराध की श्रेणी का अगर आपने कोई लिख दिया तो निश्चित रूप से आपको सजा भी मिल सकती है। ये वहाँ का प्रावधान है। इस बात को ध्यान में रखकर हम निश्चित रूप से, हम कई लोग बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, हम लोगों को, कई लोगों को माफ कीजिएगा, नहीं हो सकता कि मैं कोई इतने साल से पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, मुझसे क्या गलती होगी। नहीं, गलती हर इंसान से होती है। इसलिए संसदीय पत्रकारिता जो है इस चीज को महत्व देते हुए कि भाई मेरे से कोई गलती ना हो जाए, और जो नए लड़के जा रहे हैं वो भी मुझसे कुछ सीखें, मेरे आचरण से वो भी सीखें। ऐसा आचरण जो है सीनियर पत्रकारों को रखना चाहिए, और बहुत से 99% लोग रखते हैं। अब आता हूँ मैं नए पत्रकारों से। इन दिनों एक बड़ी गलत परंपरा हो गई। मैं पत्रकार दीर्घा मैं भी हूँ, गांधी जी भी और भी लोग हैं। पत्रकार दीर्घा में एक गलत परंपरा पड़ती है कि मेरे से पहचान है इसलिए इसको मिल जाना चाहिए। और कई लोग अपने हमको टेलीफोन भी करते हैं कि भाई आप जो है मेरा देख लेना, मैंने दिया है, कौन से अखबार दिया था, तो चढ़ती खबर, उड़ती खबर, इस तरह के पेपरों का नाम आता है। वैसे चैनलों का भी अजीब अजीब नाम आता है जो हमने कभी सुना देखा नहीं। वहाँ पर हम लोग भी बड़े सेंसिटिव रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल का निर्णय लेते हैं, हम लोग प्रिंट मीडिया का चैनल लेते हैं। तो जो अखबार कहीं दिखा भी नहीं, कहीं लिखा भी नहीं, कभी लिखा हुआ देखा भी नहीं, तो उसको हम लोग अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पर पास वही बढ़ रहे हैं। 148 पास इस बार हुए हैं गांधी जी, 148 पास, क्योंकि अध्यक्ष के पास भी एक निर्णय होता है, हम लोगों के करने के बाद भी वो भी करते हैं। हम तो सलाह दे सकते हैं, अध्यक्ष उसे बढ़ा भी सकता है, तो वो बढ़ते हैं। 148 पास जा रही है, 58 बैठने की सीट है। तो होता क्या है, वहाँ पर हमारी गरिमा को कमी महसूस होती है, गरिमा टूटती है, वहाँ अजीबोगरीब माहौल बन जाता है कभी कभी। और नए जो लोग हैं उनको प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है। गंगाधर साहब, मैं आपको एक बार बोला था कि कार्यशाला लगनी चाहिए जो नए लोगों को वहाँ की प्रक्रियाओं के संबंध में बताए, और वो कार्यशाला साल में 2 बार होनी ही चाहिए। जो नए लोग हैं वो ट्रेंड हो जाए तो अच्छी बात होगी, गरिमा को समझे वहाँ की,
वहाँ के नियमों को समझे। मैंने एक दिन देखा, अभी उन्होंने बताया चाय लेकर के अंदर जा रहा था, जैसे कोई पिकनिक मना रहा है। मैंने उसको बोला चाय बाहर, नहीं भैया चाय देते थे बाहर, फिर उसको समझाया अच्छे से। तो इस तरह जो सीनियर लोग हैं उन लोगों को ऐसी चीज़ों के वो बोलना चाहिए। जैसे आवाज़ बहुत जोर से निकालते हैं, नीचे तक आवाज़ जाती है, वो गलत है। तो नए बच्चों को जो है, नए लोगों को इस बात को सिखाने के लिए जो है वहाँ कार्यशालाएँ होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो है ये हम लोगों को सबको मिलकर इस बात कहना चाहिए। आई बात नितिन भैया ने की वेब सीरीज, वेब रिपोर्टिंग की बात, गलत नहीं है, क्योंकि आज वेब में जितना ज़्यादा प्रसार हो रहा है वो शायद ही किसी दूसरी चीज़ से हो रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक से ऊपर जा रहा है, उसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, लेकिन कानून के दायरे में वो नहीं है। इसलिए जो है प्रक्रियाओं से और परंपराओं से चलने वाले इस विधानसभा में वेब के बारे में बहुत विचार करने के बाद ही, किसी बंधन के बाद ही जो है उसको लिया जाए। नहीं तो जो भी नियम प्रक्रिया है उसको तोड़ते हुए जो अगर लिख दिया किसी ने, उसमें क्या किया जा सकेगा, ये दिक्कत होगी। और संसद की रिपोर्टिंग में यदि गलत बात बाहर जाती है तो वो संसद की गरिमा को ध्वस्त करती है। संसद की गरिमा ध्वस्त होती है तो सरकार की गरिमा, विपक्षी गरिमा, हम लोग की गरिमा, सबकी गरिमा ध्वस्त होती है। लेकिन उस पर विचार बहुत गंभीरता से चल रहा है। गंगराड़े साहब के समय से ही वो विचार शुरू हो चुका है, ये मेरी जानकारी है। और नए विधानसभा में जब तक के विचार करके कोई न कोई ऐसे नियम बन जाएंगे जिसमें आप लोग भी वहाँ के प्रक्रियाओं और नियमों के बंधन में आ जाएं रिपोर्टिंग के समय में, और वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाए, इसका विचार अभी बहुत गंभीरता से चल रहा है। ये जानकारी आपको दे रहा हूँ और गंगराड़े साहब और डिटेल बताएंगे। मेरा अनुभव संसदीय पत्रकारिता में ये है कि एक बहुत अच्छी जन सेवा करने का माध्यम वहाँ से हम अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि ग्रामीण संबंधी, महिला संबंधी, बालकों संबंधी देखिए ना कहाँ प्रश्न आते हैं। बालकों के साथ में क्या क्या आज हो रहा है पूरे देश भर में, उस पर कोई प्रश्न नहीं लगाता, वहाँ लगना चाहिए। मैं अपन लोगों को बोलना चाहिए, विधायकों को, आप लोग बच्चों के प्रश्नों प्रश्न नहीं उठाते, ये है ये है ये है मामला, ये है, सब आना चाहिए। हम लोगों को भी सूचना देनी चाहिए उन पर, और उनके जवाब जो आते हैं उसमें जो मर्म होता है, उसके अंदर जो बातें रहती है, नई बातें, उसको छापना चाहिए ताकि सरकार के कान में बात पहुँचे और सरकार उसको गंभीरता से लेके अखबारों में आ गया है। सिर्फ जवाब सीमित नहीं है, वो जवाब अखबारों में भी प्रसारित हो गया है, क्योंकि वहाँ सच कहा जाता है, झूठ से जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो है वो सच जब सामने आता है तो वो समाज पे असर डालेगा और हम लोगों की भूमिका भी बढ़ेगी, हमारी गरिमा भी बढ़ेगी, विधानसभा की गरिमा भी बढ़ेगी। विधानसभा में रिपोर्टिंग होती है और हम सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि काफी समय से वे भी संसदीय रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अभी भी लगातार वे विधानसभा जाते हैं, अपने अनुभव साझा करें, किस तरह की चीजें, क्या बारीकियां हैं उस संबंध में। आदरणीय रामावतार तिवारी जी। जन समाचार के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस गंभीर विषय पर उपस्थित पत्रकार और मंच के तो सम्मानित सबका मैं स्वागत करता हूं। हम लोग राजकुमार कॉलेज से लेकर अभी तक लगातार पत्रकारिता और संसदीय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, परंतु मेरे से ज़्यादा अच्छा बोलने वाले इस समय मंच में हैं अभय जी और विधानसभा सेक्रेटरी साहब। तो मैं उनके सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। सबको धन्यवाद। बाबूलाल जी भी अच्छा कहा, सभी ने बातें कहें उसको सुने। अभी सुनने का हमारे पास बहुत वक्त है। जो मंच में है वो ज़्यादा बोलेंगे तो ज्ञान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबको बधाई, उसके संघर्ष को ज़्यादा बधाई और ज़्यादा कि मैं खुद अखबार का मालिक बना हूँ। मैं जानता हूँ कि किस तरह से एक चुनौती रहती जब हम मापदंड में चलते हैं। पत्रकारिता तो बहुत है, मगर पत्रकारिता करते करते अपनी छवि, अपनी सोच और बाजारीकरण, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चुनौतियाँ रहती हैं। उन चुनौतियों के बीच अपने आप को बनाए रखना, जो परिवार ने, समाज ने जो मुझे दिया है, जो सोच दिया है, उस सब को बनाते हुए अखबार निकालना आज बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। ये धीरे धीरे एक दिन उन उद्योगपति और बाजारीकरण की तरफ जा सकता है। इसके बीच हम पत्रकार लोग लिख पढ़ रहे हैं। और देश की आज़ादी के समय भी इसी तरह के पत्रकारों ने एक नई सोच लाया और चलाया, और पत्रकार ही इस तरह के अखबार और इस तरह की चीज़ें हैं, वही आईना दिखा सकता है।
बाकी तो समझौते में चलते हैं। तो आज इस अवसर पर सुनने के लिए ज़्यादा, क्योंकि संसदीय रिपोर्टिंग बहुत गंभीर विषय है जो समाज, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत, चाहे वो देश के लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहाँ पर एक नियम, प्रक्रिया, सोच और वहाँ पर उठने में आवाज़, क्योंकि आम जनता के पैसे का, गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स के पैसे का एक विधानसभा की नियम प्रक्रिया बनाई गई है, वो कितनी सार्थक है, किस सोच में चल रही है और कैसे चलना चाहिए, ये बहस का विषय लगातार बना रहता है। आज भी है बहस का विषय, और कितना फायदा हो जा रहा है, ये चीज़ें सब आप बताएंगे, उसको सुनिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। गुजारिश करूंगा कि वे आएं और अपने अनुभव साझा करें। थैंक यू। माननीय भाई जी, गंगराडे साहब और मेरे मित्रों श्रोतागण, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे पहले के वक्ताओं ने भी जैसे कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण है संसदीय रिपोर्टिंग। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं मध्य प्रदेश विधानसभा में रिपोर्टिंग किया हूँ। मैंने उस वक्त को भी देखा है जब पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव वहाँ से पास हुआ। फिर जैसे कि रामोतर जी ने बताया कि राजकुमार कॉलेज में जब विधानसभा का जब पहला दिन हुआ तो सौभाग्य से हम लोग सब वहाँ उपस्थित थे, उसके गवाह बने। बहरहाल निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण तो है संसदीय रिपोर्टिंग, लेकिन उस चुनौतियों का सामना करते हुए, उसका मुकाबला करते हुए, जैसे गांधी साहब ने कहा, उस चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अध्ययन की बहुत जरूरत है, हमें पढ़ना चाहिए। विधानसभा से हमें नियम कायदों की पुस्तकें भी मिल जाती है, संदर्भ संबंधित ग्रंथ मिल जाया करता है, बड़ी लाइब्रेरी है विधानसभा की। तो मुझे लगता है कि वहां पे हमें वक्त देना चाहिए। हम सब उन चीजों में व्यस्त हो जाते हैं कि केवल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग तो करें, वो हमारी ड्यूटी है, हमें करना चाहिए। मेरा मानना है कि विधानसभा या लोकसभा की रिपोर्टिंग या राज्यसभा की रिपोर्टिंग करते हुए सबसे पहले और जो महत्वपूर्ण है वो हमारे कान खुले रहने चाहिए। आंखें भले बंद हो, लेकिन कान खोलना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे पत्रकार साथी दीर्घा में बैठकर थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, सुनने में फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि उसने क्या कहा, कैसे कहा, क्या करना चाहिए। तो यदि हमारे कान खुले होंगे, हमारी समझ अच्छी होगी, हम ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होगी। बहुत से लोग अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पुरस्कार भी मिलता है। और मेरा तो मानना है कि मैं भी नया मानता हूँ छत्तीसगढ़ को। हमारे बहुत सारे पत्रकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा से ही उनको सीखने का मौका मिला, तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार आज बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। निसंदेह गंगराडे साहब के गवाह हैं। देवेंद्र वर्मा भी कभी बैठते थे तो तारीफ किया करते थे कि नो डाउट बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है यहाँ पे नए के हिसाब से। राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल संसदीय ज्ञान के महापुरुष, जब उन्होंने विधानसभा का संचालन किया तो उन्होंने पहले छूट दे रखी थी पत्रकारों को कि भाई ये नए हैं, नया विधानसभा, नए पत्रकार हैं, इनकी गलतियों कई बार हम लोग पता नहीं होता था ना, तो जिसको विलोपित कर दिया उसको भी छाप दो, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल ने उन्होंने कहा कि नए पत्रकार हैं, इनको थोड़ी छूट देनी चाहिए। चलिए कर दिया, कोई बात नहीं, एक बार की गलती माफ, दो बार की गलती माफ, लेकिन उन्होंने बार बार हिदायत दी आसंदी से कि नहीं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आदत पड़ी और हम लोग फिर सीख गए। तो मेरा मानना है कि अच्छी पढ़ाई हो, नियम कायदों की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, और यहाँ आके जिनका नाम पुकारा जा रहा है उनको बोलना भी चाहिए। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक अपनी मन की बात नहीं रखेंगे, इन्हें कैसे पता लगेगा कि हमारी क्या समस्या है, क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हमें बोलना जरूरी है, हमें बताना चाहिए। गंगराडे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि वे पत्रकारों के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं।
लेकिन मेरा एक निवेदन है उनसे कि जब पास बनाने का अवसर आता है तो जो जिनाइन लोग हैं, जो जिनाइन पत्रकार है, प्लीज उनके साथ ज्यादा कड़ाई न बरतें और कुछ पास बनने की जो व्यवस्था है तो आप अध्यक्ष जी के साथ बात करके कुछ थोड़ा आसानी हो जाए उसमें तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अमित मिश्रा हैं, उनसे चाहूंगा कि जो हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अमित श्रीवास्तव जो रुचि शर्मा जी, उनका सम्मान करें। अनिल पवार जी का भी सम्मान करेंगे। कमलेश भैया भी हैं। कमलेश गोगिया जी हैं पीछे। पीछे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे मंच पर विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे जी मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ऐसी कई मान्य परंपराएं स्थापित की है जो देश में भी कई नई विधानसभाओं ने उसको अपनाई है। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में हैं। वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, छत्तीसगढ़ में किस तरह के नियम कायदे हैं, क्या सेंसिटिव चीजें हैं, उन सब के बारे में हम समझेंगे। और मैं इसके लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय गंगराडे साहब को कि वे आएं और हम सब का मार्गदर्शन करें कि विधानसभा रिपोर्टिंग में किन किन तरह की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद कौशल फ्रंटमैन जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही आज खुशी और प्रसन्नता की बात है कि अविरल समाचार पत्र ने 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए भारतीय श्रमजीवी संघ की छत्तीसगढ़ इकाई ने आज यहाँ एक परिचर्चा का आयोजन किया और उस परिचर्चा में मुझे भी आमंत्रित किया है। मैं श्री मनीष ओरा जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके प्रयासों से और जो उन्होंने मेहनत की है उसके कारण 12 वर्ष उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। और जैसा कि समाचार पत्र का नाम ही है अविरल, तो मैं चाहूँगा और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार वे अविरल उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं संस्था के अध्यक्ष श्री नितिन चौबे जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर मेरे सहयोगी श्री अभय किशोर जी, उपस्थित समस्त पत्रकारगण, आप में से अधिकांश से मेरा विधानसभा में संपर्क रहा है। आदरणीय गोपाल ओरा जी, बाबूलाल शर्मा जी के साथ तो हमने बहुत दौरे भी किए, बहुत मीटिंग की। हसन खान जी से भी विगत दिनों, शंकर पांडे जी से भी विगत दिनों एक पत्रिका के संपादन के सिलसिले में हमारी मुलाकात होती रही। अनिरुद्ध दुबे जी हैं, नितिन चौबे जी हैं, रुचि शर्मा जी हैं, राम अवतार तिवारी जी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो 12 वर्ष पूर्ण होने पर आपने जो परिचर्चा का आयोजन किया और उसमें जो विषय चुना, संसदीय वर्तमान परिदृश्य में संसदीय पत्रकारिता, वास्तव में यह आज के कालखंड में बहुत ही समसामयिक और प्रासंगिक है। संसदीय पत्रकारिता का जो विषय है, संसदीय पत्रकारिता, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफ़ी विस्तार से इसमें प्रकाश डाला है। आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी, गांधी जी, सभी ने इसमें विस्तार से बोला है। संसदीय पत्रकारिता वास्तव में बहुत क्लिष्ट विषय है। इसमें बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है। इसमें जैसा कि बताया गया है, तो आप जब दूसरे क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं तो आपके पास बहुत अधिक कहने के लिए रहता है। आप अपने डेस्क रूम में, न्यूज़ रूम में कोई भी न्यूज़ बनाकर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन संसदीय पत्रकारिता में आपको ये सब करने का अवसर नहीं रहता है। संसदीय पत्रकारिता में आपको जो विधानसभा में कार्रवाई होती है
उसी को आपको प्रचारित करना है, उसी को प्रकाशित करना है। प्रारंभ में तो पहले केवल प्रिंट मीडिया होता था जो विधानसभा की कार्रवाई को कवरेज करता था, बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और अब तो प्रिंट मीडिया भी आ गया, और अब तो इतने अधिक वेब पोर्टल हो गए हैं कि मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है। तो निश्चित रूप से वर्तमान युग में संसदीय पत्रकारिता करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। जब विधानसभा में कोई कार्रवाई होती है तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से तो वह दूसरे दिन ही या शाम को संध्याकालीन अखबार जो निकलते हैं उनके माध्यम से ही वो जनता तक पहुंचती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब पोर्टल के माध्यम से वो तत्काल पहुंच जाती है। इसलिए इनके लिए दोनों के लिए चुनौती दोनों के लिए भी चुनौती रहेगी। प्रिंट मीडिया के लिए भी जहाँ ये जरूरी है कि वो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें, क्योंकि खबर जो भी है पहले ही सबको मालूम हो गई है, लेकिन जब वो प्रिंट मीडिया में जब पहुंचती है तभी वो आम जनता उसके ऊपर अपनी विश्वसनीयता उसको देखती है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से भले ही कितने भी टीवी चैनल आ गए हों, लेकिन फिर भी आज प्रिंट मीडिया के का ही ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। उसके ऊपर जब तक उसमें खबर देख लेते हैं और वही खबर भी स्थायी रहती है, क्योंकि बाद में भी संदर्भ के तौर पर प्रिंट मीडिया की ही खबर चलती रहती है। आज का युग जैसे कि है संचार का युग है, इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, वेब पोर्टल हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। पहले तो कुछ नहीं होता था, तो खबर बनती थी फिर जाती थी छपने, लेकिन अब तो तत्काल पहुंच जाती है। तो आप लोगों का भी ये काम है कि क्योंकि आप जिस काम को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आपका दायित्व है। विधानसभा को कवरेज करने वाले प्रत्येक पत्रकार का ये दायित्व है कि वो विधानसभा में जो कार्रवाई हो रही है, विधानसभा में विधानसभा जो है वो जनता का मंच है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ आते हैं और जनता से संबंधित समस्याओं को उठाते हैं और लोकहित की बात करते हैं। तो वो जब तक आपके माध्यम से जनता तक नहीं पहुँचेगी तब तक आपका जो भूमिका है वो पूरी नहीं होती। आपको विधानसभा में उठने वाले मुद्दों को जनता तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पत्रकारों के विधानसभा के माध्यम में क्या काम हो रहा है ये जनता तक नहीं पहुँच पाएगा। और दूसरा जो ये है कि जनता क्या चाहती है उसको भी उसको भी आपके समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्थान देना होता है। क्योंकि विधानसभा में जो विधायक प्रश्न पूछता है या विधानसभा में जो विधायक मुद्दे उठाते हैं वो आपके ही माध्यम से आते हैं, उनको भी कोई ना कोई बताता है। जब हम देखते हैं कि जब विधानसभा में सत्र होता है और किसी दिन कोई घटना छपती है अखबार में, तो उससे संबंधित स्थगन, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल की सूचना जरूर आती है, क्योंकि उनको भी पत्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप जितना ज़्यादा जनता से संबंधित समस्याओं को उठाएंगे, जितनी जनता से समस्या, लोग इस समस्या, मेरे वैसे कई उदाहरण मेरे मालूम है कि जब वो प्रेस में कोई चीज़ छपती है उसके माध्यम से वो विधानसभा में मुद्दे उठते हैं तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई भी होती है। तो जब तक आप की जो भूमिका है वो दोहरी भूमिका है, एक तरफ तो आपको विधानसभा की कार्रवाई का भी प्रचार प्रसार करना है, दूसरा विधानसभा में जो मुद्दे उठने वाले हैं उनको भी आपको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से जो पत्रकार है और विधानसभा जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पत्रकारों के विधानसभा अधूरी है और विधानसभा के पत्रकार समाचार पत्र भी अधूरे हैं। जब विधानसभा में कोई आप समाचार छापते हैं और वो विधानसभा में उठते हैं तो आपको भी इस बात की प्रसन्नता होती है, गर्व होता होगा कि भाई हमने जो स्टोरी चलाई है, हमने जो समस्या थी जिसको हमने प्रकाशित किया उससे संबंध में विधानसभा में मुद्दा उठा, ये आपको इसकी क्रेडिट जाती है। और आप मतलब आज नहीं कल भी जब कभी बात आएगी तो आपने भी कोई समस्या उठाई है और उसके ऊपर कोई विधानसभा चर्चा हुई है और उस चर्चा के माध्यम से समस्या का निराकरण हुआ है, तो इसका श्रेय आपको और आपके समाचार पत्र हो जाता है। लेकिन आजकल देखने में ये भी आ रहा है कि समाचार पत्र और पत्रकार दोनों के बीच में एक अंतर आ गया है। पहले केवल संपादक और पत्रकार होते थे, अब आजकल मैनेजमेंट भी बीच में आ गया है। तो संपादक और पत्रकार की जो बात है, जहाँ तक यदि वो पूरी तरह से निष्पक्षता से अपना काम करे तो समाचार पत्र को इसलिए तो पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा गया है, क्योंकि 3 स्तंभों पे तो हमारा देश की कार्यप्रणाली संसद खड़ी है, विधानसभा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लेकिन जब तक चौथे स्तंभ का उसको वो नहीं लगेगा, कहना चाहिए टेका बोलते हैं अपन हम उसको, जब तक एक सहारा होना चाहिए। जब चौथा स्तंभ आता है तभी वो सब अपनी बात
क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो, यदि सत्र नहीं भी चल रहा हो, विधानसभा नहीं भी हो, संसदीय पत्रकारिता नहीं भी हो, तब भी जब कार्यपालिका से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो भी जब आप अपने उसमें समाचार पत्रों में छापते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होती है। जैसा कि अभी बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, तो निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ तब यहाँ पर संसदीय पत्रकारिता, जो कि एक अपने आप में विशिष्ट प्रकार की पत्रकारिता होती है, इसको हर आदमी को करने के पहले सोचना पड़ता है। विधानसभा के नियम प्रक्रियाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं। आप जब तक इन नियम प्रक्रियाओं परंपराओं का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वो जो विधानसभा में मेंबर बोल रहे हैं या मंत्री जो बोल रहे हैं उसको आप छाप जरूर सकते हो, लेकिन कभी कोई ऐसी बात आती है, घटनाक्रम होता है, तो आपको जब तक पहले का या परंपराओं का या नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो उसको आपको अपनी कवरेज करने में दिक्कत जाएगी। कई पत्रकारों को वास्तव में इसीलिए जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन बना हुआ था तब पत्रकारों की समस्या को देखते हुए ही हमारे प्रथम अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी ने सर्वप्रथम एक पत्रकारों के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया था। बाद में और 2-3 व्याख्यान भी वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया गया था। हमारे यहाँ के पत्रकारों को अनुभव के लिए दिल्ली भी भेजा गया था लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को देखने के लिए। तो ये सब इसीलिए विधानसभा द्वारा ये कार्रवाई की जाती है कि आपको संसदीय पत्रकारिता के संबंध में यदि कोई समस्याएं आ रही तो आप उसका निराकरण कर सकें। तो जितना हम सीखते हैं, देखते हैं, उससे ही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। तो इस प्रकार राज्य गठन होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ आज कि 22 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने जिस प्रकार से कवरेज किया विधानसभा की कार्रवाई का, और जो एक वो बहुत उत्कृष्ट स्तर का रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि हमारे यहाँ की विधानसभा या हमारे यहाँ के पत्रकार उस स्तर के नहीं हैं। जैसे कि दिल्ली में तो बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, मध्य प्रदेश का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ भी 1956 से लोग काम कर रहे थे, तो देखते देखते एक दूसरे से सीखते जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं थी। एकदम से 2001 में जब 2000 में राज्य बना था तो पहली सत्र वाला तो सब यहीं के लोग गए होंगे, क्योंकि भोपाल से तो कोई आया नहीं होगा यहाँ। तो फिर भी उन्होंने उस समय की परिस्थितियों में जो भी कार्रवाई की है, उसको जो पत्रकारिता की है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। और जैसा अध्ययन की बात आई है, तो अध्ययन तो बहुत जरूरी है। विधानसभा के प्रक्रिया नियम परंपराओं की जानकारी तो बहुत जरूरी है। विधानसभा के नियम प्रक्रिया की किताबें हमारी हम सब पत्रकारों को देते भी हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हैं। तो आप उसका जितना अवलोकन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई नियम प्रक्रिया से चलती है। प्रश्नकाल होगा, फिर स्थगन ध्यानाकर्षण होगा, फिर शून्यकाल पहले होता है, फिर शून्यकाल एक लिखित अलग होता है, फिर दूसरे बिजनेस जो होते हैं उन सब के संबंध में। लेकिन एक चीज मैं इस अवसर पर जरूर कहूँगा कि पत्रकार गण की रुचि भी केवल प्रश्नकाल तक और स्थगन तक कवरेज करने की रहती है। उसके बाद सामान्य तौर पर पत्रकार दीर्घ खाली रहती है। तो अभी प्रवेश पत्र की बात आई, तो प्रवेश पत्र तो निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन एक हमारी भी एक मर्यादा रहती है, सीमा रहती है कि वहाँ जगह कम है। एक अभी आपने शायद बताया था दर्शक दीर्घा में का पास लेके एक आदमी चला गया था, अभी की बात है क्या? एक पहले हमारे टाइम पे भी एक आ गया था, उसको भी दर्शक दीर्घा का पास लेके वो पत्रकार दीर्घा में चला गया था, तो उसको रोका। तो फिर ऐसी अपनी स्थिति नहीं होना चाहिए। पत्रकार दीर्घा में जब तक आप पूरे टाइम की कार्रवाई का कवरेज नहीं करेंगे तो आप मतलब संपूर्ण पत्रकार नहीं बन सकते विधानसभा की कार्रवाई का। जब तक आप नियम 139 के आखिरी जो 5 बजे होता है, आधे घंटे की चर्चा होती है या विधेयकों पर जो चर्चा होती है, हालांकि जब से अभी मैं ये कह सकता हूँ कि 1990 के बाद से इन सब थोड़ा सा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कमी होती जा रही है अध्ययन में। क्योंकि हमने मध्य प्रदेश विधानसभा का देखा है 80 से 85 से 90 में वो बड़े मूर्धन्य नेता भी थे और बहुत अच्छी डिबेट करते थे। लेकिन अब आज उसका अभाव होता जा रहा है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल एजेंडा हावी होता जा रहा है। तो पॉलिटिकल एजेंडा जब हावी रहेगा तो बाकी दूसरे मुद्दे गौण हो जाते हैं। और यही जो गिरावट है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन यही गिरावट सभी जगह परिलक्षित होती है, समाज में भी होती है और पत्रकार समाचार पत्रों में भी। होता ये है कि जैसे समाचार पत्रों को भी आज अपनी और प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सबको अपनी अपनी टीआरपी की चिंता रहती है। तो वो ऐसे मुद्दे छापते हैं जो जिसके कारण से वो उनके शीर्षक भी ऐसे बनाए जाते हैं चटखारे वाले की वो ज्यादा। और तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। आपका काम होता ना चाहिए सकारात्मक पत्रकारिता।
यदि कोई मामले में विधानसभा में हंगामा हुआ, व्यवधान हुआ, नारेबाजी हुई या लोग गर्भगृह में आ गए या निलंबन हुआ या धरना दिया गांधी जी के वहां जाके, तो ये विधानसभा का एजेंडा नहीं है, ये संसदीय पत्रकारिता नहीं है। संसदीय पत्रकारिता वो है जो हाउस में जो बिजनेस हमारा बना हुआ है, हमारा जो नियम ट्रैक के तहत कार्यसूची जो जारी होती है, जो अब होता क्या है कि जब एक आदमी ने वहां नारे लगा दिए, गर्भगृह में आ गया, तो उसको तो पहले पेज पे स्थान मिल जाता है, लेकिन उसके बाद यदि बजट पे या अभिभाषण पे या किसी विधेयक पर या किसी प्रश्न में या किसी चीज में कोई विधायक ने बहुत अच्छे से आधे घंटे 40 मिनट अध्ययन करके वही बात कही और उसको वो स्थान नहीं मिला या उसको आखिरी चौथे पांचवें पेज में कहीं कुछ उन्होंने दे दिया कि इन्होंने भी अपनी बात रखी, तो वो क्योंकि हर आदमी चाहता है अखबार में छपना, तो जब हर आदमी अखबार में छपना चाहता है तो उसको वो ऐसा काम करेगा जो आप जिसको छापना चाहते हो। आप यदि व्यवधान को छापोगे, हंगामे को छापोगे, नारेबाजी को छापोगे, तो वो भी नारेबाजी करेगा, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मेरा नाम तभी आएगा। अब ठीक है, पहले विधानसभाओं में भी क्या होता था कि अभी भी होता है कि सदस्यगण जब रोज गर्भगृह में आते हैं तो उसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अच्छी प्रक्रिया है, नियम परंपरा, उसको मानना, इसकी बहुत तारीफ होती है कि वो गर्भगृह में जैसे आते हैं तो वो निलंबित हो जाते हैं और निलंबित होने के बाद में वो सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सामान्य तौर पर नारेबाजी करते हुए वहाँ गांधी जी के वहाँ धरना स्थल पर बैठते हैं, 5 मिनट वहाँ नारेबाजी करते हैं। तो ये सब चीजें जो विधानसभा में जो चीजें मान्य नहीं है कि धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो अब जब नहीं होगा तो उसको कैसे आप कवरेज कर सकते हो, उसको हम अनुमति नहीं देते हैं। और फिर ये पहले फिर भी एक क्या होता है कि विधानसभा का और पत्रकारों का भी संबंध बहुत एक चोली दामन का संबंध रहता है। हम मतलब किसी भी पत्रकार को बहुत ज्यादा नहीं, किसी ऐसा नियम प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं तो हम ज्यादा उनको नहीं कुछ बोलते हैं। लेकिन एक बार ऐसे ही हुआ कि वहां पर धरना प्रदर्शन पे एक आदमी का लाइव इंटरव्यू दिखा दिया गया है, जो पीड़ित था, उसका पास भी नहीं बना था, उसको किसी प्रकार से कोई अंदर ले आया और उसका लाइव इंटरव्यू दिखा दिया। तो उसके बाद से ये वो हुआ कि यहाँ पर कोई भी धरना प्रदर्शन जब होगा तो हम इसका कोई अनुमति नहीं देंगे। और ऐसे जब पत्रकारों के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबके लिए स्थान निर्धारित हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल चूंकि बाइट देना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए वहाँ पर सभा कक्ष के बाहर ही सबके लिए बाइट देने का स्थान बनाया गया है। लेकिन फिर उसमें भी देखा गया कि जब हम कोई मर्यादा तोड़ते हैं तो हमारे को मजबूर होकर उसको संबंध में कुछ न कुछ नियम बनाना पड़ते हैं। तो उसमें भी फिर जब जगह जगह जाके बाइट लेने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ यदि कोई चीज स्थान आपको दे दिया है तो वहीं आप बाइट लो, लेकिन अभी कोई यदि मान लो मंत्री या एमएलए उधर चला गया तो आप उसके पीछे पीछे भाई उसको देना है बाइट, उसको छपना है, उसको आपके टीवी में दिखना है तो खुद ही आएगा। लेकिन हम यदि उसके पास जाएंगे तो हमारी भी व्यवस्था गड़बड़ाती है और आपका भी मतलब जो जिसको खुद चलकर आपके पास आना चाहिए आप उसके पास जा रहे हो, तो वो ऐसा नहीं हो। और ऐसे ही जब होता है तभी हम विधानसभा वाले कुछ न कुछ नियम प्रक्रियाओं को थोड़ा सा कठोरता से पालन करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। जहाँ तक पास की बात आई, हालांकि अभी अब मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अभी जैसा बताया कि 148 पास जारी हो गए, तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अब तो पहले हम लोग जब 58 थे तो 90, 95, 100, 110 तक देते थे, लेकिन 148 चले गए, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। और अभी तो वेब पोर्टल का तो अभी नंबर ही नहीं आया है। वेब पोर्टल पे जब नंबर आ जाएगा तो पता नहीं जितने विधायक रहेंगे उतने वेब पोर्टल के पत्रकार रहेंगे। तो इसके लिए नियम प्रक्रिया हमारे समय से ही काफी समय बात चल रही है, लेकिन वेब पोर्टल को एंट्री देने के लिए बहुत बारीकी, बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि आखिर वेब पोर्टल को देना तो चाहिए, क्योंकि आज तो सबसे ज्यादा मतलब वेब पोर्टल, हम घर बैठे बैठे रिटायर हो गए लेकिन मोबाइल में हमारे दिन भर खबरें आती रहती है। तो वेब पोर्टल की जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा में कैसे उसको अनुमति दें? हालांकि अभी अध्यक्ष महोदय ने शायद उस दिन पत्रकार वार्ता में कहा भी था कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे, क्योंकि जब यहाँ राज्य बना था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रवेश नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय आई था, तब हमने फिर 2000 मतलब मेरे ख्याल से 9, 10, 11 के बाद ही कुछ उसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियम बनाए। और उनको विधानसभा में वेब प्रक्रिया के नियम कानून भी इतने सख्त हैं कि वो सबको अनुमति देना संभव नहीं है। कई बार ये भी होता है कि कोई भी पत्रकार, कोई भी समाचार पत्र, जैसे आपने नाम लिए हैं
कि ऐसे पत्रकार समाचार पत्र भी होते हैं जिनको कोई पढ़ता नहीं है लेकिन वो छपते हैं। अब वो समाचार पत्र के यहाँ के लिए भी नाम आएगा तो कैसे दिया जाएगा? मेरे ख्याल से चौबे जी आपको भी कई बार 2-3 बार जब आपने प्रयास किया उसके बाद आपको पहले शुरू में पास नहीं मिला था। तो ये भी हमको भी देखते हैं कि कौन आदमी की कितनी गंभीरता है, कौन कितना। कई बार हो जाता है कि जैसे साधारण समाचार पत्र या नया समाचार पत्र या नया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें कोई पत्रकार रहता है तो उसको हम पास नहीं देते हैं, लेकिन कोई वरिष्ठ पत्रकार यदि उसमें जाता है तो हमको उस पत्रकार की उसको देखना पड़ता है आइडेंटिटी को कि वो कितना गंभीर है, वो कितना अध्ययनशील है। तो कई बार ये भी होता है कि देखो हमको तो दिया नहीं उनको दे दिया, तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने आपकी विश्वसनीयता कितनी है आपकी अध्ययनशीलता कितनी, आप विधानसभा को कितना महत्व देते हैं। जब जी.एस. बाबूलाल शर्मा जी आज तक निर्विरोध रूप से चले, इनको पास मिलता ही है, पत्रकार दीर्घा में भी इनका स्थान बिल्कुल सुनिश्चित रहता है। तो क्यों रहता है? इसके पीछे इनकी गोपाल बोरा जी हैं, ये मेरे ख्याल से अभी ये इन्होंने खुद विड्रॉ किया नहीं तो अभी भी इनको पास मिलता ही रहता। तो ये ऐसी होना चाहिए आपकी विश्वसनीयता की जब रहे, तो इसके लिए मेहनत और अध्ययनशीलता की जरूरत है। निश्चित रूप से जब आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी अध्ययन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब पहले जमाने में तो बिल्कुल वर्तमान परिदृश्य की जब हम बात करते हैं संसदीय पत्रकारिता की, तो पहले और आज के में तो बहुत अंतर आ गया है। पहले इतना कुछ भी आपको पास कंटेंट अवेलेबल नहीं रहता था। आपको हर चीज आपके पास मोबाइल में है, घर में है, नेट में है, आप कभी भी कहीं भी आप उसको देख सकते हो। विधानसभा की पत्रकार जो प्रश्नोत्तर सूची होती है वो पहले सेम डे आप लोगों को मिलती थी, आज वो एक दिन पहले मिल जाती है। आप उसका पहले से अध्ययन कर सकते हो, कौन सा प्रश्न पहले नंबर पे आएगा, किसका आएगा वो आप देख सकते हो। इसके अलावा सारे आयोगों के प्रतिवेदन, प्रशासकीय प्रतिवेदन, बजट, अभिभाषण, हर चीज हमारे विधानसभा के पोर्टल में अवेलेबल है। तो आप तो मतलब, और हमारी विधानसभा बहुत की वेबसाइट भी बहुत एकदम अपडेट वेबसाइट है। कभी भी आप देखोगे नहीं कि कोई चीज उसमें पुरानी डली हुई है, या मतलब मैं जैसे रिटायर हो गया और मेरा नाम उसमें अभी भी चल रहा है। तत्काल नेक्स्ट मतलब शाम को 5 बजे मैं रिटायर हुआ, दूसरे दिन सवेरे नए सचिव का नाम आ गया। तो बल्कि मुझे कहना नहीं है, लेकिन कई वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ कई दिनों तक पुराना मंत्रिमंडल चला आ रहा था, तो वो नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ की तो कम से कम हर चीज अपडेट रहती है। और एक चीज में और ऐप भी आ गया। हाँ, ऐप भी अब तो आ गया है। ऐप अभी लेकिन शायद केवल मेंबर्स के लिए आया है, धीरे धीरे हो सकता है आप लोगों के लिए भी आ जाए। तो ये है। और एक चीज मैं कहूँगा कि जैसे अभी आप लोग विधानसभा कवरेज करते हो, तो विधानसभा कवरेज करने के लिए सभी, मैंने ये भी कहा कि पास तो सभी मांगते हैं, लेकिन आधे भी नहीं हैं, और उन आधे में से भी केवल आधे प्रश्नकाल तक रहते हैं। लेकिन जब विधानसभा का सत्र खत्म हो जाता है तब भी मेरा ये सुझाव है कि यदि आप लोग उसको कार्य रूप में परिणित कर सकें, तो एक कोई ना कोई कॉलम साप्ताहिक या देशव्यापी परिकार से आप उसको कर सकें कि विधानसभा की कार्यवाही के संबंध में एक अलग से एक अपना कॉलम बनाएं, साप्ताहिक हो, जिसमें जैसा रिसर्च की भी बात आई, तो वो सब चीजें आखिरी देखो, पत्रकारों समाचार पत्र की बहुत कीमत होती है। ये आज नहीं मालूम पड़ता है लेकिन बाद में मालूम पड़ता है। तो आप जितना उसमें साप्ताहिक कॉलम एक बनाए, विधानसभा की खबरों को, विधानसभा में जो काम हुए उनका कहीं से कुछ तुलनात्मक डेटा निकाल कर उसको छापें, प्रश्नकाल को छापें। जैसे किसी ने कोई अच्छा प्रश्न किया है तो उसको अलग से महत्व दें। कभी किसी टॉपिक के ऊपर स्टोरी बना लें, कभी किसी विधायक की बना लें। कभी ऐसे भी बहुत होते हैं कि किसी कारण से कोई काम हो गया, आपके जैसे अखबार में छपने से कोई काम हो जाता है, ऐसे ही हमारे विधानसभा में जो प्रश्न आता है या जो भी ध्यानाकर्षण आता है उससे कई काम हो जाते हैं। और जब आप इसको छापोगे तो उसकी जो क्रेडिट मिलेगी वो बहुत मिलेगी, क्योंकि अब जैसे विधानसभा की कई चीजें ऐसी कि जैसे मेंबर जो प्रश्न देता है और उसी काम नहीं हुआ होता है, तो जिस दिन हाउस में प्रश्न की दिनांक डेट आती है उसके पहले वो काम हो जाता है। मेंबर आजकल स्थगन ध्यानाकर्षण सुनने की सूचना देते क्यों इसलिए हैं कि वो विभाग को चली जाती है, हालांकि वो ग्राह्य नहीं होती है। स्थगन ध्यानाकर्षण की सूचना ग्राह्य नहीं होती लेकिन विभाग को जाती है। तो जैसे ही विभाग को जाती है तो उसका काम होना चालू हो जाता है। तो मेंबर लोग हमको इसीलिए हमारे पीछे पड़ते हैं कि आप इसको कम से कम विभाग को भेज दो, क्योंकि सभी ध्यानाकर्षण सूचना दिया जाना भी संभव नहीं है, 2 लेना है एक दिन में।
तो उनका उद्देश्य क्यों रहता है कि विभाग को चला जाए, तो उसमें काम हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब आप रिसर्च करेंगे और मामले निकालेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत स्टडी का काम होगा और एक प्रदेश के लिए भी, क्योंकि एक विधानसभा ऐसी चीज़ है और एक पत्रकार जो है वो दूसरे के लिए काम करते हैं। आप जो काम करते हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा जनता को मिलता है, हालांकि अपने खुद की वो तो है रोजी रोटी तो, लेकिन उसका फायदा दूसरे को मिलता है। तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो इस संबंध में टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी कोई एक आध दिन का सप्ताह में अपना यदि कोई ऐसा विषय चुने और उसके ऊपर नियम से कोई, तो उसकी अखबार की भी विश्वसनीयता बढ़ेगी और आपकी भी बढ़ेगी और टीवी वालों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों की भी पत्रकारिता उसमें विश्वसनीयता बढ़ेगी। और जब विश्वसनीयता बढ़ती है तो जो आपकी पहचान उससे बहुत एक अलग ही दिखेगी। विधानसभा में उत्कृष्ट ये जो संसदीय पत्रकारिता कैसे और अच्छी हो, इसके लिए भी विधानसभा ने कई प्रयास किए हैं। पहले केवल प्रिंट मीडिया में उत्कृष्टालंकरण पुरस्कार दिया जाता था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दिया जाने लगा है। और जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को पुरस्कार दिया जाता है, कई पत्रकारों की पत्रकारिता में निखार आया है। तो ये उनके पीछे एक भावना रहती है कि कैसे मतलब हम अच्छा कवरेज करें जिसके कारण से हमको भी ये पुरस्कार मिले, और वो उसके लिए पीछे मेहनत करते हैं, क्योंकि बिना मेहनत किए तो नहीं होता। लेकिन उनका काम दिखता है, जब काम दिखेगा तो उस काम को आज नहीं तो कल कभी न कभी उसकी एक्सेप्टेंस तो होती है, उनकी स्वीकार्यता रहती है। तो काम, और जब आपके काम की तारीफ होगी तो निश्चित रूप से आपको भी उसका प्रतिफल मिलता है। और कोई बात यदि हो, मैं अपने जो मुझे जानकारी थी वो मैंने अपनी काफ़ी बातें अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास किया है। और यदि कोई जानना चाहते हैं मेरे से तो एक मैंने बता दिया। एक बात और मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोग अलग ऐसे कॉलम बनाते हैं जिसमें जैसे तिरछी नज़र या कुछ भी जिसमें थोड़ा सा व्यंग्यात्मक या बातें डाली जाती हैं। इनका भी अनिरुद्ध दुबे जी का भी एक कॉलम आता है, लेकिन ये बहुत सही भी भाषा में इनका रहता है। ऐसे ही एक विधानसभा संबंधित एक ऐसे ही कॉलम में एक खबर छपी थी, तो वो विशेषाधिकार हनन का मामला बना था। फिर वो बाद में धीरे से उसको मतलब वो किया गया। ऐसे ही विधानसभा की कार्रवाई का जब गलत हम इंटरप्रिटेशन करते हैं या जो बात कही नहीं गई है उसको छापते हैं, तो उसके लिए भी कार्रवाई होती है। विगत विधानसभा में चतुर्थ विधानसभा के कार्यकाल में अखबार के प्रतिनिधि का पास भी उसके कारण से निरस्त करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको जैसा है उसमें अपने तरफ से कुछ उसका मंतव्य नहीं निकालना चाहिए और उसको अपनी तरफ से उसमें कोई न जोड़ते हुए जो वास्तविक खबर है। और क्योंकि ऐसे आप लोगों को शायद जो पुराने पत्रकार हैं इनको पता होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी इसी प्रकार से ब्लिट्ज अखबार के संपादक इनके करंजिया और रविवार के, शायद इनका नाम नहीं मालूम मेरे को, हाँ आज के करंजिया ब्लिट्ज के और रविवार के संजय ब्लिट्ज के संपादक, हाँ वो आज के करंजिया भाई थे। हाँ ब्लिट्ज के संपादक का नाम मुझे भी, हाँ जी वो करंजिया साहब के मेरे को मालूम है। और रवि और संडे जो था उनका नाम उनके नहीं मालूम। उनके ऊपर विधानसभा में जो उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की उसके ऊपर मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला चला और वो साबित भी हुआ और उनको दंड भी देना था। लेकिन फिर जो दंड देने की स्थिति करंजिया जी को तो दिया था। करंजिया जी को तो बाकायदा सदन में बुलाकर निंदा की गई थी, लेकिन रविवार के जो संपादक थे उनका मामला शांत हो गया था। ऐसे ही अपने यहाँ भी जो नहीं वो कुछ नाम होता रविवार के, हाँ हो सकता है। तो ऐसे अपने ऐसे अपने यहाँ भी जब विधानसभा की कार्रवाई को लेके हमारी विधानसभा की फर्नीचर समिति ने जांच रिपोर्ट दी थी, उसकी कार्रवाई को लेके हालांकि पत्रकारों में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक अधिकारी ने हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया था, तो वो हाईकोर्ट से खारिज हो गया। तो जैसे आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन विधानसभा को भी
संविधान के तहत एक अधिकार प्राप्त है और उनके यदि विधानसभा में कही गई किसी बात को गलत स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए भी विधानसभा के सदस्यों को कवच प्राप्त है विशेषाधिकार का और उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होने की वो रहती है, कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ऐसा इस प्रकार की खबरों से बचना चाहिए। और अब और अधिक कुछ न कहते हुए मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं को शायद ये दूसरा अवसर है जब मैं किसी कार्यक्रम में बोल रहा हूँ मैं विधानसभा में और विधानसभा संबंधित विषयों का तो ठीक है, लेकिन एक ये मेरे लिए भी एक पहला अवसर था कि मेरे इन्होंने मनीष खुराना तो जब मैं सचिव बना तब मेरा एक इंटरव्यू लिया था। तो मैं अब पुनः अधिक और कुछ न कहते हुए आप सबको मनीष खुराना जी को भी और उनके पिताजी को भी, क्योंकि उनकी ही छाया इनके में है और जैसे आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की ये भी अविरल को और अविरल गति से बढ़ाते रहें और सभी आपका आपने मुझे बुलाया उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। समय को बोलते रहिएगा। दो बार आज मैं लिख के लाया था लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा नहीं। मनीष खुराना जी को यही कहा था कि भाई मैं लिखा वो पढ़ सकता हूँ जैसा आपको करना हो, लेकिन मैंने आज मेरा किनारे हो गया प्रयास किया है। तो ठीक, धन्यवाद आप। कि जितने पास बनते हैं निश्चित तौर पर प्रश्नकाल के बाद लगभग खाली हो जाता है, मुश्किल से 10-15 लोग ही रहते होंगे। तो कहीं न कहीं इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। यदि आप पास जारी कर रहे हैं तो उसका उतना कवरेज हो रहा है कि नहीं, तभी इस पर विराम लग सकता है। निश्चित तौर पे जो वेब पोर्टल के लिए जो मांग आई वो भी काफी अच्छी पहल है, क्योंकि काफी सारे लोगों को वेब पोर्टल के नहीं कारण किसी दूसरी जगह से बनाना पड़ता है। तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। अब जैसा कि कार्यक्रम हम अंतिम पड़ाव पर हैं और हमारे बीच जनधारा मीडिया समूह के एडिटर अभय किशोर जी हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वे आज के इस जो गंभीर विषय है उस पर अपनी बात रखें और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय अभय किशोर जी। जी, बाबूलाल शर्मा जी, मेरे सारे वरिष्ठ साथी और मनीष भाई ने मुझे बुलाया तो मैं उनके आग्रह को टाल नहीं सका, लेकिन मैं इसके लिए कुपात्र हूँ संसदीय पत्रकारिता पर व्याख्यान देने। मैंने उन्हें बताया कि सदन के अंदर नहीं सदन के बाहर ही सारी पत्रकारिता दिखा के यहाँ बुढ़ापे तक आप पहुँचा। फिर भी मैं कुछ बातें, क्योंकि गंगराड़ी जी ने काफी विस्तार से सदन की जो परंपराएं और नियम हैं और जिस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए मीडिया में, उस पर बहुत कुछ कहा है और बाबूलाल जी ने भी अपने अनुभव साझा किए। मैं सिर्फ वो छोटी सी बात कहूंगा जो कि अपने साथियों की रिपोर्टिंग के दौरान मुझे देखने को मिलता है कि ये थोड़ा अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रिपोर्टिंग भी हो पाएगी पार्लियामेंट या विधानसभा की, और लोगों तक वो सच पहुंच पाएगा जिसके लिए मूलतः विधानसभा या लोकसभा का गठन किया जाता है। दरअसल हो क्या गया, खास तौर पर मैं चूंकि अब लंबे समय से मैं प्रिंट से भी जुड़ा रहा हूँ काफी समय, लेकिन अब लंबा समय मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजर गया है, तो मैं अपने युवा साथियों के लिए बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब हम संसद या सदन की कार्रवाई कवर करने जाते हैं तो 2 बाइट 3 व्यू की रिपोर्टिंग तक ही अपने को सीमित रख लेते हैं और पूरा ध्यान ये रहता है कि कुछ कहासुनी हो जाए, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाए, कुछ हंगामा हो जाए और हम उसकी रिपोर्टिंग कर लें और हमारा जो है काम पूरा हो जाए। लेकिन जैसा गंगराड़े जी ने भी कहा और बाबूलाल जी ने भी कहा कि जो सवाल वहां उठते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। सदन जो है वो इसलिए नहीं है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो, वो तो एक आवश्यक अंग है। जब हम राजनीति का एक मंच देंगे तो आरोप प्रत्यारोप होंगे, दलगत आरोप होंगे, लेकिन बहुत गंभीर प्रश्न उठाए जाते हैं और हम उनकी तह तक नहीं पहुंचते। मैं अपने साथियों से अक्सर कहता हूं कि आप रिपोर्टिंग कीजिए, जो हो रहा है डेली प्रोसीडिंग की रिपोर्टिंग तो करिए, वो आपका काम है, लेकिन अगर वहां से कोई एक सवाल राज्य के किसी एक कोने से उठ रहा है तो उसे देखिए और उसकी गहराई तक जरूर पहुंचिए। मैं 1-2 छोटे उदाहरण देता हूं जो पिछले 10-15 साल से यहाँ अलग अलग चैनल में काम करते हुए मुझे देखने को मिला। आप सबको याद होगा कि मीना खलको कांड हुआ था।
एक आदिवासी लड़की को नक्सली बताकर एनकाउंटर में गोली मारने की बात हुई थी। तो हमें बड़ा वो संदिग्ध सा लगा था। जिस चैनल में मैं था मुझे वो बात थोड़ी संदिग्ध सी लगी। तो मैंने वहाँ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजकर सीन का रिक्रिएशन कराया था और उसमें बहुत सारे सवाल उठाए थे कि अगर आपको पता है कि आप नक्सलियों से एनकाउंटर करने जा रहे हैं तो क्या आप रिवॉल्वर लेकर जाएंगे जो पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाया जाती है गोली? क्या नक्सली आपके सामने आकर खड़ा रहेगा कि आओ गोली मारो? तो इस तरह बहुत सारे सवाल रिक्रिएशन के जरिए उठाए गए थे। और जो बात गंगराड़े जी ने कही कि सदन और पत्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो भूमिका वहाँ हमारे साथी पत्रकारों ने निभाई थी और अंततः ये मामला सदन में गूंजा और सदन में पहल पर इस पर जांच भी बिठाई गई। भले ही उसका अंत जो है वो जो भी हुआ हो, क्योंकि वो जांच में बाकी सभी जिन पर आरोप लगा था वो बाद में बरी हो गए थे। लेकिन मैं सिर्फ ये बात इसलिए कोट करना चाहता हूँ कि जब हम सदन में जाते हैं तो हमें दोनों चीजें सोचनी चाहिए। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सदन में आने चाहिए और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सदन में उठे हैं और हम डेली प्रोसीडिंग से, रोज की कार्रवाई से अलग हटकर उन मुद्दों की गहराई से पड़ताल कर सकें। जैसे एक सीएजी की रिपोर्ट है, वो सदन में जब प्रस्तुत की जाती है तो बहुत कम साथी पत्रकार होते होंगे जो विस्तार से उसको पढ़ते हैं। सिर्फ उसकी जो हाइलाइट्स बताई जाती है, उसकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है, फिर वो लाइब्रेरी का हिस्सा बन के रह जाती है या आपने अगर उससे हासिल भी किया है तो एक कोने में रखी रह जाती है। कई बार उसमें ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो बहुत गंभीर मसले होते हैं। जैसे एक एनीकट का मसला उठा था कई साल पहले, और जब उस रिपोर्ट को हमारे एक साथी पत्रकार ने पढ़ा तो उन्होंने जाकर ग्राउंड पर उसकी जांच करने की कोशिश की और पाया कि समतल खेत में जहां से पानी का कोई सोर्स नहीं है वहां एनीकट बने हैं। तो ये मैं जो संसदीय पत्रकारिता के बारे में इन चीजों की चर्चा कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप संसदीय पत्रकारिता कर रहे हो तो जैसा अभी हमारे एक और साथी ने कहा कि आंखें भले बंद रखिए, कान खुले रखिए, तो वो सेंस आपके अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है जिससे आप समझ सकें कि यहाँ जो चर्चा हो रही है, यहाँ जो सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे जनता के वो कौन से मुद्दे हैं जिनको हम संजीदा होकर उनकी पड़ताल कर सकते हैं और उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सदन तो कुछ दिन चलता है, खत्म हो जाता है, लेकिन मुद्दे बहुत सारे छोड़ जाता है जिसका सिर्फ रेफरेंस होता है, कई बार पासिंग रेफरेंस होता है, उन पर चर्चा भी समय की कमी के चलते नहीं हो पाती। हमें उनको चुनना चाहिए और जो विधानसभा की एक बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी है उसमें समय युवा साथियों को जरूर गुजारना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्या विषय उठा है जिससे हम पूरे साल पोषित हो सकते हैं। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह आरोप लगता है कि वो गंभीर पत्रकारिता नहीं करता, वो चीजों की जड़ में नहीं जाता, उसको आपाधापी मची रहती है, जल्दी देने की आपाधापी, ब्रेकिंग चलाने और जैसा कहते हैं ना टीआरपी की आपाधापी। अरे ब्रजमोहन जी ने बोल दिया, हमने बोल उसकी कवरेज की कि नहीं, उस पर काउंटर बाइट हुई कि नहीं, वो आवश्यक है। क्योंकि मैं भी जो है जब कोई साथी उसे छोड़ेगा तो शायद मैं भी उसे डांटूंगा, गाली गलौज भी कर सकता हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन वो एक आवश्यक अंग है काम का। उसके पीछे जाकर तह की पड़ताल करना, ये एक जो बहुत जरूरी चीज है जो मैं आप सब लोगों के साथ, चूंकि मुझे अवसर मिला तो मैं कहना चाहता था। दूसरी चीज जो बार बार उठी, अध्ययनशीलता, वो बहुत गंभीर विषय है और उसकी कमी दिखती है, हमारी इस पीढ़ी में कमी दिखती है। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में जो हमारे समकक्ष लोग थे वो बड़े अध्ययनशील थे सारे के सारे, लेकिन अध्ययनशीलता की कमी दिखती है। मुझे अपने बचपन के दिनों में, चूंकि हमारी 60 के दशक में एक पत्रिका निकला करती थी कलकत्ता से, लहर के नाम से, 4 आने की पत्रिका थी पारिवारिक, तो दिनकर जी, बच्चन जी, ऐसे तमाम लोगों का आना होता था घर पर। तो उन्होंने एक बार कहा था कि खूब लिखिए लेकिन जितना लिखिए उससे 50 गुना ज्यादा पढ़िए। तो ये 50 गुना तो छोड़िए, 2-4 गुना पढ़ने की भी आदत हमें नहीं रही है और ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हम किसी विषय पर लिखने जाते हैं लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। हम पार्लियामेंट कवर करने जाते हैं, विधानसभा कवर करने जाते हैं, लेकिन उसके नियमों की जानकारी नहीं होती। हमें शून्यकाल और प्रश्नकाल तक का भी कई बार अंतर नहीं पता होता। गंगराड़े जी को मालूम होगा कि एक बार जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, उनसे एक टेलीविजन पत्रकार ने बाइट लेने के बाद पूछ लिया था, सर आपका नाम क्या है, वो कितने क्रुद्ध हुए थे, है ना। तो ये जो कमी है इसको दूर करना बहुत आवश्यक है संसदीय पत्रकारिता में।
और चूंकि कानून जैसा विषय है, गंभीर मसले होते हैं, राज्य के हित से संबंधित मसले होते हैं, आर्थिक मसले होते हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। बजट की कवरेज हम करते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, आप पूछ बैठेंगे तो शायद बहुत सारे लोग जो वहाँ कवरेज के लिए गए हैं वो नहीं जानते, बेसिक टर्म्स की जानकारी नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ इस मंच से मैं सभी साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि संसदीय पत्रकारिता को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि वो आपकी ही नहीं राज्य की प्रगति की जान है, पत्रकारिता की भी जान है, और लोगों के जीवन मरण के प्रश्न जुड़े होते हैं। वो एक ऐसा मंच है जहां से उन लोगों की आवाज उठ सकती है जिनकी और कहीं सुनवाई नहीं होती, और वहां जो कुछ कहा जाता है उस पर जवाब भी देना पड़ता है और कार्रवाई भी करनी पड़ती है। इसलिए संजीदगी जरूर डेवलप करें। ये बहुत छोटी सी बात थी जो मैं कहना चाहता था, और जैसा बाबूलाल जी ने मनीष जी के बारे में बोला तो एक हल्की फुल्की बात से मैं खत्म करना चाहूंगा। इन्होंने कहा बहुत सारे किए लेकिन आए पत्रकारिता में। तो मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो मेरे भाई साहब बैंक में हैं, तो एक बार गांव में ले गए, बोले कि एक मौलवी साहब का वहाँ कैक्टस का बगीचा और बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, चलो। तो ज्योतिष में उतनी रुचि मेरी तब भी नहीं थी, आज भी नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात में रुचि थी कि गांव एक आदमी जो है कैक्टस लगा रहा है, वो भी 300-400 तरह के, तो जरा देख आते हैं। फिर भाई साहब के दबाव में हाथ भी दिखवा लिया। ज्योतिषी महाराज बोले कि लोहे और तेल के व्यापार में बहुत मुनाफा होगा मुझे। अब मेरी समझ में आई नहीं, क्योंकि हम लोग लिखने पढ़ने वाले और नौकरी पेशा लोग थे, परिवार भी नौकरी करने के अलावा कुछ जानता नहीं था, व्यापार आता नहीं था। हालांकि किए है मैंने, ग्रोसरी शॉप चलाई है। 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो मेरे पूजी पिता से सरकार विरोधी कहताएं लिखने के जुर्म में 9 साल पहले रिटायर कर दिए गए थे, तब मैं गल्ले की दुकान चला चुका हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये भरोसा नहीं था कि कोई लोहे और तेल का बड़ा व्यापार होगा। फिर मैंने नवार्ड टाइम्स में नौकरी की। राजेंद्र माथुर साहब संपादक थे। उन्होंने कहा आपने अखबार छपते देखा है कभी? मैंने बताया कि वो घर में हमारी पेडल से चलने वाली एक प्रिंटिंग प्रेस थी, उस पर थोड़ा बहुत छापा है हमने और देखा भी है, लेकिन बड़ा तो वो फिल्मों में ही देखा है। बोले आइए दिखाता हूँ। तो दिल्ली में जो 7 बहादुर शाह जफर मार्ग पर दफ्तर है टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसके बेसमेंट में रोटरी मशीन हुआ करती थी उस जमाने में। अब तो ऑफसेट प्रिंटिंग का जमाना है, बड़ी सी मशीन जिससे छप के अखबार निकलता है, वो दिखाने ले गए मुझे। बोले देखिए इससे 1 घंटे में 1 लाख कॉपी छपती है। मैंने देखा बहुत लोहा था और बहुत तेल डाला जा रहा था। मैं समझ गया किस व्यापार में मुनाफा है। तो आपके जीवन में भी वो लोहे तेल का व्यापार जो है वो फलेगा, इसकी शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिष सही था मतलब। देखिए साहब आज तक लोहा जुड़ा हुआ है, पिछली नौकरी तक लोहा जुड़ा हुआ है। बहुत ही सारगर्मी रिपोर्टिंग के दौरान ये हम अक्सर देखते हैं कि जो वाकई में जो हंगामा होता है, जो धरना प्रदर्शन होता है, वो कवरेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अखबारों के, और उसको ही दिखाया जाता है प्रमुखता के साथ। न कि जो सवाल उठते हैं, काफी सवाल उठते हैं, प्रदेश के कोने कोने सवाल उठते हैं, सभी विधानसभाओं के सवाल उठते हैं। इसी पर उन पर फोकस करना चाहिए। आपने काफी विस्तार से बात रखी, और लोहे और तेल के व्यापार से आपने जो बात खत्म की है, निश्चित तौर पे लगभग सभी लोग उसी से जुड़े हुए हैं। और कार्यक्रम चूंकि अब अंतिम ओर है, तो मैं सुखनंदन बंजारे से अनुरोध करूंगा कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। सुखनंदन बंजारे। भाई इतनी चर्चा यहाँ पर हुई, सब सरकार से ज्यादातर लोग विधानसभा कवरेज करते हैं, सब हमारे अग्रज लोग हैं। और जो बात सब लोगों ने बताई, रंगनाथ जी और अभी किशोर जी ने, बहुत चिंतनीय है। वाकई में बहुत कुछ हमको सीखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आभार। अविरल समाचार पत्र के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज यहाँ वर्तमान युग में संसदीय पत्रकारिता विषय के ऊपर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था। इसमें संसदीय पत्रकारिता कैसे होना चाहिए, संसदीय पत्रकारिता करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके संबंध में यहाँ विस्तार से विचार व्यक्त किए गए हैं। और संसदीय पत्रकारिता में जो विधानसभा की कार्य प्रक्रिया और प्रणाली नियम हैं, उनका कैसे ध्यान रखते हुए संसदीय पत्रकारिता करना चाहिए, इस संबंध में यहाँ पर चर्चा की गई। क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देने की बातें हैं कि विधानसभा में जो कार्य होता है वो नियम प्रक्रियाओं परंपराओं के अंतर्गत होता है, तो उसकी जानकारी पत्रकारों को होना चाहिए। दूसरा अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें विधानसभा में परंपरा से चलती है।
अब यदि आपने कोई भी चीज़ छाप दी और वो परंपरा की आपको उसको जानकारी नहीं है तो वो एक तो ठीक बात नहीं रहती है। और विधानसभा में जो कार्रवाई होती है वो विधानसभा में उसको उसी स्वरूप में छापना चाहिए। उसमें अपनी तरफ से कोई भी मत या राय या उसको कोई नया टॉपिक देते हुए, और जो विधानसभा जिस प्रयोजन से है, विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, इसलिए जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करते हुए छापना चाहिए, न कि हंगामा, व्यवधान, नारेबाजी। ये विधानसभा का काम नहीं है। वो तो जो सदस्य हैं वो अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए नारेबाजी करते हैं, लेकिन जो वहाँ सारगर्भित चर्चा जिन मुद्दों पर होती है उनके संबंध में प्रिंट मीडिया में भी समाचार छपना चाहिए प्रमुखता से, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी।